वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं वेकअप पाकिस्तान की इस खूबसूरत सुबह में। पैनल पे हमारे कुछ तब्दीली हुई है। ब्रेक से पहले महविश और इमरान ज़हरी हमारे साथ मौजूद थे। अभी हमें हकीम सैयद अताउर रहमान ने ज्वाइन किया है, क्योंकि कराची में यासर शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में हेल्थ का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, कितना अहम है, ये हम अपने मेहमान से जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं वेकअप पाकिस्तान में। बताइएगा हकीम साहब, क्या कहते हैं कि इस तरह के मौसम में हमें अपना ख्याल किस तरह से रखना चाहिए? अवेयरनेस दें थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को, हाइड्रेशन के हवाले से भी और अपने ख्याल रखने के हवाले से। वालेकुम सलाम। बहुत खुशी हुई आपके सवाल पे बात हो सकती है काफ़ी लंबी, लेकिन मुख्तसर वक्त के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपको ऑडियंस को समझाने की कोशिश करेंगे। असल में गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी है, पहली बात तो ये है कि नमकियात की हर इंसान के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, पानी इतना कम पीने और कम से कम गर्मी के अंदर जो साइंस के तौर पे देखा जाए 16 से 18 गिलास तक पानी पीना चाहिए। और लोग जो है वो पानी नहीं पीते। गर्मी के अंदर भी लोगों की जो मामलात होते हैं, तरतीब होती है, तो उसके अंदर वो पानी की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। दूसरा ये कि खाने पीने के बड़ा एहतियात किया जाता है। इसके अंदर जब आपके अंदर जिस्म के अंदर एनर्जेटिक और असाबी वीकनेस बहुत मुतासर हो जाते हैं, और ये अभी से नहीं हो रही, काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम्स चलती आ रही है। जो हमें पूरी बॉडी जो है वो सिम्टम्स बताती है। कभी आपके ड्राइनेस हो रही है, कभी स्टमक रिलीज नहीं हो पा रहा, कभी खुश्की पैदा हो रही है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको सिम्टम्स दे रही हैं कि ये ड्राइनेस और खुश्की की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसके लिए रेमेडी है बहुत अच्छी, आप अगर इसको घर में बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप पानी ले लेना, उसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन डाल के और गुड़ का शरबत बना के उसके अंदर 1 चम्मच जो है आप चिया सीड इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए नहीं है जी, ये बता दें। जी बिल्कुल, ज़ियाबतीस के मरीजों को बिल्कुल नहीं कर सकते। उसमें फिर गुड़ का इस्तेमाल नहीं करें, बाकी वो 2 चीज़ें जो है उसको ऐड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है जी, ये बड़ा ज़रूरी है, इसका ख्याल रखें, लेकिन घर में बनाकर इस्तेमाल करें। बार बार जोर दे रहा हूँ कि बाजार में जो जितनी शरबत और ये सारी चीज़ें मिलती हैं ना, खुदारा इसका इस्तेमाल ना करें। हकीम साहब से एक सवाल और कर लेते हैं। हकीम साहब, अभी ये जैसे भी आपने बताया कि बड़ा ज़रूरी है। दूसरा प्रॉब्लम ये कि हमारा जो कुल मिजाज है अमूमी, जो ख़ास तौर पे समंदर के किनारे रहते हैं, अंदर बड़ी खुश्की पाई जाती है। और यही वजह है कि हमारी खुराक में कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आती। हम तेज़ मसालों का भी इस्तेमाल करते हैं, हमारी होटलिंग बहुत ज़्यादा है, तरह तरह के खाने खा रहे हैं। एग्जैक्टली, तो अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? स्टमक को कैसे स्टेबल रखा जाए? यहाँ बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जिनका स्टमक हमें स्टेबल नज़र आएगा। कोई बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, कोई दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है एसिडिटी का, कोई IBS का प्रॉब्लम है। इसको स्टेबल कैसे रखा जाए? और खुराक में क्या ऐसी चीज़ है, मैं हमेशा पूछता हूँ, कि जो हमारे जैसे लोगों को इस्तेमाल करना रोज़ाना की बुनियाद पे ज़रूरी है? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा, एक चीज़ आपको देखनी होगी, कराची के अंदर असल में कराची मिनी पाकिस्तान है, जिसके अंदर तमाम लोग, हर जगह के लोग इधर आए हुए हैं। और दूसरा ये है कि अगर इसके अंदर हम लोग जब भी पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो तमाम, मैं समझता हूँ, पानी जो है वो हर बंदे के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से वो पानी इस्तेमाल करवा रहे हैं। पानी का क्या कर रहे हैं, वो जो पानी फिल्टर होकर जो हमारे पास आ रहा है उसको हम पी रहे हैं, उससे जो उसका साइड इफेक्ट हो रहा है उससे एक जगह नहीं हो रहा। देखिए, इंसान बहुत कमज़ोर है, उसके अंदर आपका मैदा, स्टमक इतना ख़राब हो जाता है। पहले आपकी खाने पीने का डाइट प्लान बहुत जो है वो लो कॉस्ट हो रहा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। और दूसरी चीज़ जो देखी जाती है वो ऐसा है कि पानी का इस्तेमाल कम होता है। तो उसमें आपको सबसे पहली चीज़ तो है अपने डाइट प्लान को, अपनी नींद को पूरा करना है और डाइट प्लान को बहुत बेहतर करना है। ठीक है। उसके सबसे पहली जो चीज़ आपको देखी जाएगी, आपके मैदे के अंदर ये देखा जाएगा कि ड्राइनेस है या डायरिया है, कभी लूज हो गया या फिर कभी कॉन्स्टिपेशन हो गई। अगर दोनों अलामत हैं तो दोनों। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ भी है। अब ये तो जैसे भी बात हो रही है ना स्टमक के हवाले से, हमारा एक चीज़ और जो हमने नोटिस में हमारे आई है, वो ये कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं घुटनों के दर्द के हवाले से और नी रिप्लेसमेंट के हवाले से। तो ये बड़ा एक जनरल क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या ये जो घुटनों में दर्द है, इसकी अल्टीमेट थेरेपी जो है वो यही है कि नी रिप्लेसमेंट करवा ली जाए? और अगर ये रिप्लेसमेंट हो जाती है तो इसके बाद जो होता है पोस्ट सर्जरी का जो प्रोसेस है या जो रिकवरी है वो बहुत स्लो भी होती है और इतने कोई बेनिफिट प्रॉब्लमेटिक होती है, कोई इसका बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये भी आज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हकीम साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस बारे में भी क्वेश्चन करते हैं। जी हकीम साहब, फरमाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा सवाल किया। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि एक बात याद रखिए, जोड़ों में या घुटनों में ये गैप नहीं होता है, इसका स्पेस जो होता है वो कम हो जाता है। हड्डी जो है वो आपस में मिलने लग जाती है, उसके जो डॉक्टर ज़बान में कहते हैं कार्टिलेज, उसका बहुत कम हो जाता है और हड्डियाँ आपस में टकराने लग जाती है, फ्रिक्शन पैदा हो जाती है उसके और उसके अंदर जब आप दीगर किस्म की पेनकिलर्स उसमें इस्तेमाल करते हैं तो पेशेंट जो है बेचारा, उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है पैरों पे,
वक्ती तौर पे मर्ज को दबा लेता है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद मर्ज दबने के बाद दोबारा हाईलाइट होता है, उसके बाद कोई भी मेडिसिन उसको वर्क नहीं करती। इसके लिए किया जाएगा, हमें ऐसी रेसिपी और ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल किया जाएगा जो 100% ऑर्गेनिक हो, अहम तिब्ब नबी के मुताबिक हो, और ऐसी अद्वियात हो जिसे एक दफ़ा इस्तेमाल होने के बाद ज़िंदगी में दोबारा ये तकलीफ ना आए। उसके लिए हम आपको कुछ चीज़ें बताने जाएंगे, लेकिन एक बात इससे पहले आप याद रखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए आप सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, तो उसमें आपको ये देखना होगा कि आपके घुटनों में जो लुआब और कार्टिलेज कम हो रहा है, उसकी वजूहत क्या है। आपको स्टमक को सेट रखना होगा, आपकी लाइफ स्टाइल को सेट करना होगा, वॉक करना होगी, और अद्वियात ऐसी इस्तेमाल करनी होगी जिसका साइड इफेक्ट कोई ना हो। अब हम बात करते हैं इलाजुल ग़िज़ा पे। इलाजुल ग़िज़ा जो है वो आपको कोशिश करके इलाजुल मिस्र के अंदर मिलती है, जिसके अंदर हड्डियों के अंदर लुआब और कैल्शियम, कार्टिलेज और विटामिन B12 जितना बेहतर होता है उतना ही इसमें बेहतरी आएगी। इसके अंदर कमर कस गोंद आप 50 ग्राम लेंगे, और सफ़ेद मूसली इंडियन लेंगे, और 25 ग्राम इसके अंदर आप छोटी इलायची लेंगे। इन 3 चीज़ों को मिला के आप इस्तेमाल करें, 15 दिन आप इस्तेमाल करें, 30 पॉइंट जो हाफ स्पून लें वो इंशाल्लाह सुबह शाम आधे कप दूध से लें, नहीं तो एक टाइम दूध से लें, एक टाइम पानी से लें। ठीक हो गया। लेकिन सब बड़ा फायदा ले सकते हैं, ये भी बताइएगा। तमाम लोग ले सकते हैं, को ब्लड प्रेशर वाले मरीज भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर नमकियात नहीं है। हमारी हर दवा और बताई हुई रेसिपी जो होती है उसके नमकियात से बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ को और ख्याल रखें, बार बार इस चीज़ के ऊपर हम हाईलाइट इसको करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, और वो ये कि ये जो ऑर्गेनिक मेडिसिन और जो हर्बल मेडिसिन के नाम पर इस वक्त आजकल काम शुरू हो रखा है ना, ये बड़ा खतरनाक है। मैं अभी ये सवाल भी रखता हूँ इनके सामने ना कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है। आजकल शेल्फ में जितने भी आप सुपर स्टोर्स में जाएंगे आपको हर्बल प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक नजर आएगी, बट वो ऐसा नहीं होता। उनकी कंपोजिशन के अंदर केमिकल्स और एसिड्स शामिल होते हैं, और लोग ये समझ के कंज्यूम करते हैं कि ये हर्बल प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, दैट्स चाहे वो हम दही की बात करें, योगर्ट की बात करें, उसमें भी प्रिजर्वेटिव कितने होते हैं। और अगर हम नेचुरल अगर घर बनाते हैं तो वो 2 या 3 दिन तक चलता है, खराब हो जाता है। और ये प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें तो पता नहीं कितने दिन चलती हैं। एग्जैक्टली, ये भी पूछ लेते हैं ना हकीम साहब से। जरा हकीम साहब ये भी बता दीजिएगा कि सारी मेडिसिन जो ऑर्गेनिक हैं और जो हर्बल हैं आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सोच के इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब इसको इस्तेमाल करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? फरमाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, दुनिया के अंदर 2 किस्म के लोग हैं, या उसको अच्छा समझा जाता है या उसको बुरा समझा जाता है। 2 चीज़ें। एक चीज़ तो ये है कि जो आप मेडिसिन जो बना रहे हैं, जो ड्रग से रजिस्टर्ड है, उस चीज़ को तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर अगर आप खुद बनाते हैं और आपको उसकी नॉलेज है कि मैं जिस अद्वियात को, जिस नुस्ख़ात को, जो नुस्खे को मैं तैयार कर रहा हूँ और वो 100% बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो आपको उसमें शक शुबात वाली बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन जाहिर बात है, अपनी दवाइयों को बनाने में आप सही नॉलेज होना चाहिए, सही तबीब होना चाहिए, सही आपके उस्ताद होना चाहिए। बड़ा ज़रूरी है, बिल्कुल सही है। जो डायग्नोज और मर्ज के नौयत के मुताबिक आपकी डायग्नोज हो जाएगी। मैं नहीं समझता इंशाल्लाह ताला आपको कुछ दिन बाद के बाद दवाइयों की, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप बात करते हैं कि केमिकल्स की, इसकी, उसमें बहुत सारे लोग हैं। मैंने आपको बताया वाज़ेह तौर पे कि 2 किस्म के लोग हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं, एक खिदमत कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। तो जो खिदमत कर रहे हैं उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से रज़ा है, अल्लाह को राज़ी करना है, सब राज़ी हो जाते हैं इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये तो हकीम साहब से बात हो रही थी, और कुछ देर पहले इमरान ज़ैदी साहब से भी हम बात कर रहे थे कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके साथ भी, और कराची के हवाले से, स्पेशली ट्रांसपोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे। इमरान साहब, अब क्या देख रहे हैं आगे कराची में ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई बेहतरी आने वाली है? कोई उम्मीद है? क्योंकि अभी ये बात हो रही है, कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने प्रोग्राम के अंदर भी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक अमेंडमेंट है, आ रही है, जिसके अंदर वफाक के पास दोबारा इख्तियारात होंगे, और वफाक के पास जो प्रोजेक्ट गए हैं वो इवेंचुअली मुकम्मल भी हो गए, कंप्लीट भी हो गए, लेकिन जो सूबाई हुकूमत के पास थे वो आपके सामने, इसमें मजीद कुछ नहीं कहा जा सकता। आखिर में क्या थॉट है, ये बता दीजिए कि आपकी भी राय सामने है, आप भी एक बड़े स्टेक होल्डर हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा आपका स्टेक है, आपकी क्या राय है, फरमाइए। देखिए, जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट वफाक की तरफ से लिए जा रहे हैं वो तो खुशाइन है, और हम तो उम्मीद करते हैं सिंध गवर्नमेंट से भी, क्योंकि हमारा कोई बेसिकली किसी से कोई ज़ाती वो नहीं है। ठीक है। सिंध गवर्नमेंट भी अगर हमें फैसिलिट करती है आवाम को, क्योंकि इस वक्त देखें ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से इतनी तकलीफ है। एक तो आप जो तबका है मोटर कैब का, वो एक अलग चीज़, उसको अलग कर दें, लेकिन जो पब्लिक इस वक्त परेशान है, जो ख़वातीन जो रोज़मर्रा की काम के हवाले से घरों से निकलती हैं, वो इस वक्त शदीद तकलीफ़ का शिकार हैं। आप अक्सर देखें जो ये मिनी बसेस हैं जिनकी छतें भरी भी होती हैं। अच्छा, फिर आप जो है वो रक्शे देख लें, उसके भी पीछे लोग लटक रहे हैं। तो इसकी वजह ये नहीं कि वायलेशन करे, इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि ट्रांसपोर्ट कम है और पब्लिक ज़्यादा है। जी, तो अब इसकी वायलेशन ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्ट का फुकदान
पूरा करना पड़ेगा। ठीक और है। ट्रांसपोर्ट का फुकदान अगर आप पूरा कर भी देते हैं तो सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल अगर ठीक है। इसके बगैर ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं सकती। ये जितनी गाड़ियां खराब हो रही हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो रही हैं। इमरान साहब, एज एन इंडिविजुअल हमें ट्रांसपोर्ट की कवानीन की बिल्कुल हमें वो करनी चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे एज एन इंडिविजुअल, हमें किस तरह बेहतर करनी चाहिए चीज़ें? देखिए, सबसे पहले तो जो एक इकदाम उठाया है डीआईजी ट्रैफिक ने, उसके ऊपर जो है ना अमल दरामद पब्लिक को खुद भी करना चाहिए, बिल्कुल मुझ ठीक है। समेत, आप हमको समेत, contribute तमाम करना लोगों पड़ेगा, को। you very क्योंकि right। जब तक हम स्टेप नहीं लेंगे, हम इन पे अमल दरामद नहीं करेंगे, ये चीज़ें आगे नहीं। ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें अपने बिल्कुल फ़राइज़ ठीक है। अंजाम देने चाहिए और गवर्नमेंट को ठीक। अपने फ़राइज़ अंजाम ठीक देने है। चाहिए। अच्छा, अताउर रहमान साहब की तरफ आप आएंगे। अभी जो कुछ देर पहले मौजूद जो ज़ेर बहस था वो आपकी हेल्थ के हवाले से था, उसको मजीद थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। कुछ और भी सवाल थे, हमने कहा चलें इसके अंदर सवाल स्किन के हवाले से काफ़ी क्वेरीज आ कर रही हैं लीजिए जी, यासिर, उसी के ऊपर बात करने काफ़ी लगे थे। क्वेरीज जी। आई हैं और बताइएगा इस गर्मी गर्मी के के अंदर, मौसम में बिल्कुल। स्पेशली क्या सनस्क्रीन लगाना बेहतर है? बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है ना सनस्क्रीन का। Yes। पहले इतना नहीं होता था, लेकिन अब काफ़ी लोग कह इसके रहे हैं कि बगैर तो आप लोग सिर्फ गुजारा ये नहीं मेन स्किन केयर रूटीन है जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी बेहतर होगी। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और इसके लिए बहुत आसान सा नुस्खा है, उसको इस्तेमाल करें आप और इंशाल्लाह ताला उससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले आपको जो देखना है, स्किन आपकी दो किस्म की होती है, वो ड्राई है या फिर ऑयली है। हम ऐसी आपको अद्वियात और ऐसा नुस्खाजात बताएंगे जिस पे दोनों पे ही वर्क करेगी इंशाल्लाह। उसमें आपको लेना ये है कि 15 ग्राम जो है वो 5 ग्राम जो है आपको वो लेनी, छोटी इलायची ले लेनी है। उसके बाद आपको 10 ग्राम उसमें बहुत अच्छे किस्म का रोज़ वाटर मिक्स करना है ठीक और है। थोड़ी उसके अंदर 5 ग्राम के करीब करीब वैसे लगाएं। इसको बिल्कुल ड्राई करने के, बिल्कुल उसको मिक्स करने के बाद हल्के हल्के उसको रात को लैप करेंगे वो फेस के ऊपर और इंशाल्लाह लगाएंगे। और मैं समझ रहा हूँ इंशाल्लाह 7 डेज में बहुत अच्छा Result ये आ ड्राई जाएगा। स्किन के लिए बताया आपने? जी बिल्कुल, दोनों पे काम करेगा। दोनों पे काम करेगा, अच्छा, चाहे गर्मियों oily हो में तो चाहे यार dry skin। ज्यादातर ऑयली स्किन का प्रॉब्लम लोगों अगर को होता है, oil- ऑयल oil- जनरेट होता है, फिर एक्नी बन जाता है वो। बिल्कुल, इसको रात में इस्तेमाल करना है और रात को थोड़ा सा लगाएं 10 से 15 मिनट के लिए, इंशाल्लाह ताला दोनों पे वर्क करेगा। और अगर स्किन को अगर आपको बिल्कुल ताज़ा रखना है और बिल्कुल पुरकश रखना है तो उसके लिए आपको स्टमक का सही होना ये लाजमी है। That's ये- very important। बिल्कुल ये आपने बहुत- सही कहा कि लोगों का स्टमक सही स्टमक नहीं ठीक नहीं है है। और वो एक्सटर्नली स्किन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्रीम्स लगा रहे हैं, वो काम नहीं अच्छा, कर मैं रहे आपको हैं। एक चीज़ जी, और जी। छोटी सी सामने रखता हूँ कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, यूरिक एसिड हो, बिल्कुल या आपको नी की प्रॉब्लम्स हो, या ब्रेन हैमरेज हो, या फालिज हो, आपको मैं सर से लेके पैर तक की इतनी बड़ी एक चीज़ बताता हूँ जरूर बताइए। कि पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपके स्टमक की वजह से हो रही है। बिल्कुल ठीक है। गट का बहुत एक mother रोल of all होता है आपके diseases हर जो है, ऑर्गन वही के है, हवाले से। stomach problem। हमारी तिप के अंदर इसको कहा जाए कॉन्स्टिपेशन को उम्मुल अमराज, कब्ज, तमाम बीमारियों की माँ है। ठीक है, बिल्कुल मतलब अगर ऐसा। मैदा अगर आपका रिलीज नहीं हो रहा, गैस्ट्रिक, तेजाबियत, एसिड, तेजाबियत, सीने में जलन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम चीज़ों का जो सिम्टम्स हैं वो मैदे की वजह से। अच्छा, ये खुराक का इस्तेमाल, अभी आपने बड़ी कुछ देर पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इसको रेस किया, हाईलाइट किया, ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपके पास भी आते होंगे, कोई दवा दे दें, दवा खा लें और ठीक हो जाएं, लेकिन खुराक का इस्तेमाल जो है लेकिन ना, वो डाइट तेज पैटर्न मसाले, अपना ठीक नहीं करते वो नहीं हैं। ठीक हाँ। करने के लिए तैयार। फिर ये कहते हैं, हमारा गुज़िश्ता रोज भी हम बात कर रहे थे कि भाई जी अंडा खा लिया तो हमें दाना निकल आया, हाँ, आम खा डिबेट लिया तो चली है दाना हमारी निकल आया। बाकायदा लोगों क्या ये से। वाकईतन ऐसा होता है? ये एक्चुअली वो प्रॉब्लम कहते है हैं कि ये क्या? गर्मी पैदा करता है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है गर्मी पैदा करना या ये बिल्कुल इसी चीज़ें? तरीके से असल में आजकल जो है ना लोगों ने लाइफ स्टाइल को बड़ा चेंज कर लिया है। वॉक बिल्कुल नहीं है, पैदल नहीं चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, कहीं भी जाना है तो बाइक पे जाना है, कहीं भी जाना है तो गाड़ी में सफ़र करना है। तो एक चीज़ याद रखना है कि हम पूरे दिन 8 से 10 घंटे हम लोग अपने स्टमक को खाली रखते हैं ऐसा और 9 बजे के 10 बजे के बाद हम लोग खाना खाते हैं और 12-1 बजे आपको लेट जाना है। तो जब तक आपके और सोने का टाइम जो है हमारा 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद बताइए। है। कुछ चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने ऐसी रखी गई हैं, जिगर आपका जब रिफाइन होता है, जब साफ होता है, क्लियर होता है, तो कुछ उसके अंदर से कुछ ऐसे सिम्टम्स निकलते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो रिमूव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो Exactly. पॉजिटिव होते हैं जो आपको सेहतमंद करते हैं। तो वो चीज़ें 4 बजे के 3 बजे तक होती है, 12 बजे से लेके 3 बजे तक। ये तो बड़ी See, अच्छी बात कही है। system आपका restart होता है ये। कार्डियक रिदम भी अफेक्ट होती है, जिस तरह हम रात में Exactly. सोते हैं, रात में खाते हैं, तो उससे हमारा पूरा निज़ाम थोड़ा मुतासर लोग होता है। सुबह 6 बजे सोएंगे और 5 बजे सोएंगे और जिम्मेदारी के बाद सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो उसमें मैं कह रहा हूँ बहुत- डाइजेशन को भी अभी तक नहीं समझ सके, क्योंकि ये मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक मेरे एक दोस्त हैं, बड़े करीबी डॉक्टर हैं, इमरान भाई, ज़रा तवज्जो रहे। वो एक कार्डियोवैस्कुलर ये जो आपका हॉस्पिटल है इधर वो होते हैं, उन्होंने मैंने उनसे एक ऐसी जर्नल क्वेश्चन किया कि ये जो हार्ट अटैक का जो मामला है, जो पेशेंट है, सबसे ज़्यादा किस वक्त आते हैं? उन्होंने कहा ये आते हैं 3 बजे से लेके 5 बजे का जो ब्रैकेट है ना,
टाइम का, ये इसमें सबसे ज़्यादा आते हैं। और ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो रात को शादी से खाना खाकर आ रहे होते हैं और फिर उनको हार्ट अटैक आ रहे बिल्कुल होते हैं। ये है हमारी रियलिटी। स्टमक के ऊपर आप इतना लोड डालेंगे, पूरा दिन वो खाली है। 11-12 बजे के बाद आपने खाना बहुत ज़्यादा खाया, तो आपका दिल करा आपने चाय भी पी ली, कुछ देर बाद आपने उसमें कोल्ड ड्रिंक पी ली, खाने के बाद चाय चाय पी ली। अब एसिड इतना मेरी तेजाब तरफ इस तरह से देख रहे हैं क्योंकि मैं खाने के बाद Point चाय out कर पीती दिया। हूँ, ये इसलिए समझ उन्होंने गई। देखा मुझे। एसिड बहुत बनाती है। अच्छा कि उसमें क्रिएटिन ऐसी है, वो तेजाब तो एसिड को एक्टिव कर दी Exactly. है। और आपके जो अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपके पित्ते से जो ड्रॉप्स लगते हैं, जो मैदे को वर्क करते हैं, वो रात के टाइम में बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। जो ऐसे वर्क ही। करना चाहिए वो नहीं कर पाते, आपका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत मुतासर हो जाता है, असाब वीक हो जाते हैं, तेजाबियत एसिड आम हो जाती है। तो कोई भी चीज़ करें, रात में लोगों को फालिज का मसला भी रात में होता है, सही बिल्कुल कहा ऐसा डॉक्टर साहब ही ने। है, ऐसा ही है। और स्टमक का मसला भी ज़्यादा, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बेचारे, उनको पता ही नहीं होता क्या है, वो जाके खामखा ऐसी चीज़ निकलवा रहे हैं, चेक करा रहे हैं कि दिल का कोई मसला तो नहीं आ गया, वो क्लियर होती है। वो होता ही है कि दायमी गैस बहुत ज़्यादा जो है ना वो चढ़ जाती है, और ऐसा होता है कि कभी जिस्म के किस हिस्से पे चढ़ रही है, ऐसा ही। कभी कहीं चढ़ी, वो खुद को पता नहीं होता बैकबोन में दर्द भी कहाँ हो जाकर रहा है। अटक जाती है वो, ये बड़ी क्रिटिकल हो जाती है चीज़, बहुत पेनफुल होता है वो, ऐसा ही है। तो ये बड़ा इसका ख्याल रखें। हमारा ये बार बार हम इसको हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ के हवाले से ये इशू है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो जैसे अभी हकीम साहब बता रहे हैं, डाइजेशन का ही प्रॉब्लम है। नहीं इसको अभी तक हम समझ पाए हैं। ये हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, ख़ास तौर पे मैं देखता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, हमारे यहाँ ये नज़र आता है रात के 4-4 बजे हाँ, ये फूड जो डिलीवर करने वाले हैं ना, ये आपको सड़कों के ऊपर नजर आते और हैं। वैसे बल्कि भी सुबह ऐसे कराची में ना आप रात के 3-4 बजे भी कहीं चले जाएं, बड़ी फूड स्ट्रीट पे आपको हर वक्त कुछ ना कुछ खाना मिल रहा होगा। और हकीम साहब क्या कह रहे हैं इस बारे में सुनिए रात जरा। में एक खाना और- तो पहले ही वो कह रहे हैं कि नहीं खाना यासर भाई, चाहिए। एक और- आखिरी टाइम बताएं ना क्या है खाने। एक और तरीक़ेकार भी है हमारे पास। लोग क्या करते हैं यार, आज से अपने अपनी डाइट प्लान को चेंज कर लिया है, हाँ। अब हम अपने परहेज करेंगे। अब ऐसे। एक हफ्ते दबा के वो परहेज करते हैं, हाँ। देखते हैं यार वेट तो कम नहीं हुआ, हाँ, ऐसा ही खा लेते हैं। बस आप तो पूरा कर लें। खुल गया। जो आपने पूरा हफ्ते परहेज करा था वो आपको 2 दिन में पूरा कर लेना है, वो उससे ज़्यादा। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपका जो स्टमक है उसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें मैं बताऊँगा, वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, एसिड हो, तेजाबियत हो, फालिज हो, लकवा हो, हर किस्म का मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकता है और इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा। काला ज़ीरा आता है, जी। 50 ग्राम वो ले लें, और छोटी इलायची 50 ग्राम ले लें। और तीसरी चीज़ अगर इसके अंदर ऐड कर देंगे तो बादी के लिए, रिया के लिए जंजीबील जिसको कहा जाता है, सौंठ, जी जी। ये तीनों चीज़ों को 50-50 ग्राम लेके बना लें। दिन में 2 टाइम, सुबह शाम आधा चम्मच बहुत इसको अच्छा। इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला गैस, तेजाबियत, एसिड, तमाम चीज़ों में इनमें फ़ायदा महसूस होगा। रहा सवाल इसका कि कुछ लोग ऐसे होते हैं यार आज से रूटीन चेंज कर लिया हमने, 9 बजे खाना खा लिया, 9 बजे खाना खा के उन्होंने देखा अब उठे में 4 बजे तक, जी तो अब 3:30 बजे दोबारा भूख लग जानी है, ऐसा ही। तो फिर वो खाना खा लेते हैं। तो उसके अंदर वो प्लानिंग चेंज होती है। आप 9 बजे, 8 बजे, 9 बजे खाना खाएं, बिल्कुल। उसके बाद मैदे को, स्टमक को छोड़ दें 4-5 घंटे। बिल्कुल जब ऐसे। सोने लगे थोड़ा बहुत कोई दूध पी लिया या कोई स्लैश खा ली, थोड़ा बहुत इतना खाएं कि आपको भूख की तलब नहीं हो। अगर आप भूखे सोते हैं तो उससे भी आपको कमजोरी है। ऐसा ही है। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है जिनका फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है, ये उनके साथ प्रॉब्लम खास तौर पर होता है। हकीम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो रात को जल्दी खाना खा लेते हैं और उसके बाद सोते देर से हैं। तो ये जो विंडो है ना, एक बड़ी हो काफी लॉन्ग हो जाती जाती है। है जैसे 9 बजे अगर Exactly. खाया है तो तो 3-4 सोने से बजे। पहले अगर हाँ। फास्ट मेटाबॉलिज्म वाले हैं उनको मेरा ख्याल है 2 घंटे का या 3 घंटे का टाइम रखना चाहिए, इससे ज्यादा कम से कम नहीं। और 4 स्लो घंटे। मेटाबॉलिज्म वाले जो हैं वो तो चाहें 7 बजे ही खा लें, उसके बाद वो जब भी चाहें सोएं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अंडरस्टैंड करें प्लीज, ये बड़ा जरूरी है, हम इसके ऊपर हेल्थ बहुत ज्यादा सबसे जोर ज़्यादा देते हैं। प्रायोरिटी पे Exactly. रखनी चाहिए और इस गर्मी में तो हमें एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हकीम साहब गर्मियों में आपके पास देखने में आते हैं केसेस इस तरह से डिहाइड्रेशन के, हाँ, सबसे या ज़्यादा ये फिर केस। कुछ गलत खा लिया तो फिर डायरिया, फूड अच्छा, पॉइजनिंग। ये गलत क्या होता है पहले तो ये जरा पूछ मतलब- लेना, गलत क्या होता है? वही चीज मतलब पहले खाते जिस हैं तो तरह- नुकसान नहीं देती, बाद में हाँ। खाते हैं वो नुकसान दे जाती है, तो मतलब उसमें उसके गलत कुछ क्या है? इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें सूट नहीं करते और हमें पता भी नहीं होता और हम वो खा लेते हैं। जैसे कुछ लोगों को दूध हजम नहीं होता और वो दूध ज्यादा पी लेते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उन्हें ये भी पता आजकल नहीं एक होता। वो हाँ। इन्होंने कहा ना लैक्टोज इंटॉलरेंट, हाँ। आजकल फैशन में आज किसी से आप Yes. पूछें तो वो कहता है बिल्कुल जी इसी मैं तरीके लैक्टोज से असल में इंटॉलरेंट। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये देखी जाएगी कि आप जब, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा अपनी लाइफ के अंदर, वो कहते हैं खाना टाइम पे खाओ, ठीक है। और मेरे ख्याल आज कोयटा के अंदर मेरी क्लिनिक थी तो वहाँ भी मैं समझता हूँ कि जब 2 बजते थे ना, 1:45 बजे जमाती और 2 बजे ना सारे ऑफिस बंद हो जाते, सब बैठे हुए खाना खा रहे होते। जी दो, ये ज़रूरी नहीं है, इसकी अहमियत नहीं है कि खाना टाइम पे खाना है। हमारी तिब और हुकूमत ने, जो तबीबों ने लिखा है, वो जब लिखा है कि जब आपके मैदे को तलब हो, बिल्कुल ठीक है, ये है 2 time बजे की खाने जगह आप 4 बजे खाएं। जब आपका स्टमक इस पोजीशन पे कि आपको भूख की तलब हो रही है, उस टाइम पे आप प्याज और रोटी, क्या अच्छी बात है। ये चीज़ भी खाएंगे, मेरा एक सवाल ले लें, फिर भी लगे। मैं ये आजकल रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या ये हमने अक्सर एक इस्तिलाह सुनी है जी 3 टाइम का खाना होना चाहिए, क्या जो हमारा लाइफस्टाइल है, अब सुन लीजिए पूरे पाकिस्तान में रहने वाले लोग,
क्या उनको 3 टाइम खाने की ज़रूरत भी है? क्या 2 टाइम खाने से गुजारा हो सकता है? ज़रा फरमाइए। सर आप इस पे कुरान और सुन्नत से साबित कर सकते हैं कि पहले के दौर में सिर्फ 2 टाइम खाना 2 था। टाइम खाया 2 करते थे। टाइम। उस वक्त बीमारियां कम थी, उस वक्त ट्रांसपोर्ट कम थी, उस वक्त वर्किंग बहुत ज़्यादा थी पैदल, जी। उस वक्त नमाज की पाबंदी बहुत ज़्यादा थी, ऐसा ही है। उस वक्त शर्म और हया बहुत ज़्यादा थी। क्या अच्छी बात है। बिल्कुल। उसके बाद उस लोगों का अपने पास स्टेमिना था, ईमान था। अब लोगों को नहीं, बस खा के और सो आराम जाना, ये करके ज़िंदगी सो है। जाना। एक तो काम कम करना है जी। और अपने आप को आराम बहुत ज़्यादा है। जब आप अपने आप को आराम आराम देंगे, पसंद हो गए। जब अपने आप को आराम देंगे तो स्टमक भी आराम रहेगा। और खुराक देखें माशाल्लाह बाद- कितनी बड़ी, इतनी बड़ी पोर्शन, एपेटाइट हाँ। है कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि आप किसी से पूछे तो सही जाकर, आपके पास तो माशाल्लाह आते हैं कि मैं कम खा रहा हूँ, तो वो 4 रोटी और 5 रोटी से कम का हिसाब नहीं है। ये तो हकीम साहब जैदी ने कहा साहब ना कि खाएं जो भी खा लिया, असल मसला ये कि जो आपने खाया Exactly. उसके ऊपर सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि आपने खाया हलाल या हराम, वाह, सबसे बड़ा इफेक्ट ये तो हम इससे भी हम तो बहुत उससे ज्यादा फर्क बाहर ही पड़ता है। निकल गए ना। हाँ। जी, तो एक हम अलग ये बहस सोचते शुरू ही कर नहीं है, देंगे। हमारे नहीं, ये तो मुझे आप लगे सल्लल्लाहु कि- अलैहि वसल्लम की जी, हदीस है ना सबके- कि एक वक्त बिल्कुल आएगा ऐसे कि ही। लोग तमीज भूल जाएंगे भूल कि जाएंगे, हराम है ऐसा ही हलाल, है। बस पैसों से मतलब लास्ट वर्ड जी, हकीम साहब फरमाइएगा, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इसी में इजाफा कर दीजिए और इसी के साथ फिर बस मैं आपसे ये कहूँगा, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, चाहे आपको घुटनों का मर्ज हो, लेकिन एक बात याद रखेंगे, एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज बहुत ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा हो गए। छोटे छोटे 18 साल 15 साल के बच्चे बच्चियाँ, उनको बैठे बैठे घबराहट हो रही है, बीपी लो हो रहा है। इस पे तो हकीम साहब एक हम अलहदा से सेगमेंट करेंगे कर लेते इंशाल्लाह आने वाले वो वक्त में। तमाम चीज़ों में थे, लेकिन जी। फिर भी आप कोशिश करें कि खाने पीने को, लाइफ स्टाइल को चेंज करें, राइस का। और मैदे की दुश्मनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जंक फूड और फास्ट फूड से, इस पे आप थोड़ा सा तवज्जो देंगे। ठीक बाकी है। हमारे क्लिनिक पे इंशाल्लाह जो विजिट करना हो। ओके जी, ठीक चलें, है, बहुत वक्त हमारे शुक्रिया। पास खत्म हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका हकीम साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए और बड़े काम की बातें, बड़े मुफीद मशवरे आपने दिए। ज़ैदी साहब, आपका बड़े बिल्कुल। शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए। आज की कराची पूरी का कॉन्वर्सेशन बहुत काफी अच्छी रही है। फायदेमंद हुई। हमने हेल्थ के हवाले से भी Exactly. बात की, कराची की तरक्की के हवाले से भी बात की, बिल्कुल ठीक है। आने वाले वक्त में क्या डेवलपमेंट हो सकती है उस बारे में भी बात की। आज का पैनल भी काफी अच्छा था। मुख्तलिफ गेस्ट थे, तो आज हमें मुख्तलिफ बहुत सारी गेस्ट थे, बातों बिल्कुल। टॉपिक्स पे बात करने का मौका मिला जी। और इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आपकी फीडबैक बड़ी ज़रूरी है। लास्टली जी ये जी, ज़रूर जी। कहेंगे कि आपकी जब फीडबैक मिलती है तो हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है और हमें मौका मिलता है कि हम मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स आपके सामने लेकर आएँ। इस मुख्तसर बिल्कुल। वक्त में बहुत सारे मामला के ऊपर बिल्कुल, यहाँ टाइम ख़त्म हो चुका है और मुझे और मेरे होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।